So we'll be on the cusp of earning season. अगला बड़ा ट्रिगर सीजनलिटी फैक्टर मॉनसून तो है ही, जिस पर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन माहौल अच्छा है, टेक्सचर मार्केट का बेहतरीन है और FIIs जहां से सेलिंग मिल रही थी वहां से भी खरीदारी की कॉल आती हुई दिखी है। लेकिन खरीदारी के ट्रेड्स FIIs की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा 12,000 करोड़ का FIIs की तरफ से आज हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसका विजन तो सुनील सुब्रमण्यम सर ने हमें कल ही बता दिया था। सुनील सर हैं हमारे साथ हमारी पैनल पर, उनका स्वागत करते हैं और उनके अलावा भी हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट्स की पैनल एक एक कर जुड़ गई हैं। राजेश पालविया जैन हम देख पा रहे हैं, साथ ही कपिल शाह हैं हमारे साथ MK ग्लोबल फाइनेंशियल के। जेंटलमैन, आप सभी का बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। आप सभी का अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। सुनील सर, हमारे सिस्टर चैनल ET नाउ पर कल मैं आपसे बात कर रही थी, मानसी दिस साइड, एंड माय क्वेश्चन वाज कि सर बाकी सब तो अच्छा है लेकिन FIIs क्यों बेच रहे हैं? आपने कहा था मानसी FIIs की वापसी हो जाएगी। आपने कहा इस वक्त FIIs की वापसी 12,000 करोड़। व्हाट अ विजन सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। नहीं, इसी बात क्लियर है ना कि डोमेस्टिकली कोई शिकायत किसी को नहीं होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो FIIs के लिए जियोपॉलिटिकल और खास करके तेल की दाम, यही उनके लिए इंडिया स्पेसिफिक बात अगर थी तो ये थी। और जैसे ही यहाँ पर सीज फायर के ऐलान हुई, मानते हैं इनिशियली थोड़ी खिचकिड़ाहट थी उसके बाद, बट अभी तो सेटल हो गई है। तो तेल के दाम में मुझे एक स्टेबिलिटी दिख रही है और तो अभी FIIs के लिए कुछ एक्सक्यूज नहीं बचा है कि इंडिया में ना निवेश करें, क्योंकि अब देखिए इवन डोमेस्टिक ग्रोथ की भी S&P ने अपग्रेड किया है वापस। पहले टैरिफ के माहौल में थोड़ा 20-30 बेसिस पॉइंट्स कम किया था इंडियन ग्रोथ रेट को, अभी वापस अपग्रेड किया है और सभी का मानना है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग देश तो हम हैं। तो अब खाली BTA एक और ट्रिगर हो सकती है, मगर खबर जो आ रही है, कल ट्रंप ने भी कहा कि मैं इंडिया के साथ बड़ा डील करने वाला हूं, तो ऑब्वियसली वो प्रोग्रेस हो रही है। मानते हैं कि कुछ सेक्टर्स में हमें कुछ गिव अप करना पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स में हमें बेनिफिट मिलेंगे, तो वो सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। वैसे तो ये BTA का साइनिंग ही एक बहुत बड़ा एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी और मेरे ख्याल में FIIs की और भी तेजी से वापसी आप कुछ महीनों के लिए देख सकते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट अपडेट सुनील सर। हम आप सभी एक्सपर्ट्स की तरफ वापस बढ़ेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव खबर, सरकार ने इस साल के लिए NMDC स्टील के विनिवेश की प्रक्रिया को टाल दिया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर ET नाउ स्वदेश के पास पहले आई। इससे जुड़ी सारी डिटेल्स प्रकाश प्रियदर्शी के पास है। सबसे पहले प्रकाश के पास चलते हैं। देखिए, सूत्र हमें बता रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष में NMDC स्टील का विनिवेश जो है वो संभव नहीं है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे मसले हैं जिसको रिजॉल्व करना अभी बाकी है और उसके बिना इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। लिहाजा सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान NMDC स्टील की विनिवेश प्रक्रिया को नहीं बढ़ाएगी, इसको अग्रेसिवली पुश नहीं किया जाएगा और जब तक जो पेंडिंग इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व नहीं कर लिया जाता है तब तक जो आगे की प्रक्रिया है उसको नहीं अपनाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है NMDC स्टील के विनिवेश की जहां तक बात है, क्योंकि जो EOI है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया था और उम्मीद ये की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद सरकार फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट करेगी, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं जिसको कि रिजॉल्व करना बाकी है और उसके बिना प्रक्रिया को तेज करना संभव नहीं है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि कंपनी ने पहले ही नागरनार में 3 मिलियन टन कैपेसिटी का जो स्टील प्लांट है उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है और कैपेसिटी को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सोर्स है वो इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार की एक क्लियर स्ट्रैटेजी है, कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो सरकार ने अपनाई है उसी के साथ आगे बढ़ेगी। वैल्यू जनरेशन और असेट क्रिएशन PSUs में वो इस वक्त प्राथमिकता है और उसी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। लिहाजा चालू वित्त वर्ष के लिए IDBI बैंक का विनिवेश ही प्राथमिकता है, वही प्रायोरिटी लिस्ट में है और उसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है, वैल्यू जनरेशन ही प्राथमिकता है और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट किया जाए, ये सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। लिहाजा जो डिविडेंड है, अगर आप PSUs की बात करें, सरकार को उम्मीद है कि जो जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष में यानी कि FY26 में सरकार को PSUs की तरफ से रिकॉर्ड डिविडेंड जो है वो हासिल हो सकता है।
ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो इस साल में एनएमडीसी स्टील का विनिवेश नहीं होगा, प्रक्रिया में दिक्कतों के चलते सरकार ने ये विनिवेश टालने का फैसला किया है। ठीक है, शेयर पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। हम देख रहे हैं कि 0.25% ऊपर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। तो सीधे बढ़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स की तरफ और उनसे समझेंगे कि उनके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं। अभी आपके लिए ट्रेड के मौके कहाँ पर बन रहे हैं, ये जानेंगे। कपिल शाह और राजेश पालविया हमारे दो दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए कहाँ पर सौदे डाला है सर? तेजी का बाजार है, मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये तेजी वाले बाजार में ही होती है, फिर ना लगता है कि कौन सा छोड़ें कौन सा लें। आप जरा मदद कीजिए। नहीं नहीं, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यस, मार्केट ने एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट किया और कंफर्टेबली 25,500 के ऊपर सस्टेन कर रही है निफ्टी। तो बुलिश सेंटिमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल जायज़ है और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग एक्शन बन रही है मार्केट में। तो ज़रूर यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या बाय करें और क्या छोड़ें। लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ सेक्टर जो कि एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो अभी हमें जो पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस, और ऑटोमोबाइल स्पेस पे आइशर मोटर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम, ऑटो इंडेक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स यहाँ पे हमें लगता है कि एक मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे, तो आइशर मोटर बाय करने की सलाह है। जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं स्टॉक में, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। यहाँ पे हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 5750 तक के, डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 5610 के आसपास। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल में अगर हम देखें तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ये थर्ड फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक में करेक्टिव मूव के बाद जिस तरीके का यहाँ पे एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है स्टॉक। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक का एक मूव बन सकता है हायर साइड पे, एंड प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब ये सरपास करते हुए दिख सकता है। तो 238 के टारगेट के लिए कैस्ट्रॉल को बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 212 का। ठीक है, 212 का स्टॉप लॉस। और क्या 230 आपने राजेश जी बोला? 238, 238 रुपए का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस रखेंगे 212 का। अच्छा, 238। ठीक है, बढ़िया है। कैस्ट्रॉल के लिए 238 का टारगेट, 212 का स्टॉप लॉस। कुछ शेयर बाजार में ऐसे होते हैं ना कि आप घूम फिर के आइए, हफ्ते भर, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने, आपको उसी लेवल के आसपास मिल जाएंगे। कैस्ट्रॉल उसी में से। मैं सोच रहा थी नहीं, 200 रुपये से काफ़ी ऊपर शायद चला गया होगा। काफ़ी दिनों बाद मैं देख भी रहा हूँ इसको राजेश जी, ये तो 217 पर ही है। तो ठीक है, ट्रेड के मौके आपके लिए बन रहे हैं। 212 का स्टॉप लॉस, 238 के टारगेट के साथ। और आशर के लिए 5610 का स्टॉप लॉस, 5750 के टारगेट के साथ आपको आशर को खरीदना है। तो दो तेजी वाले सौदे होंगे राजेश जी की तरफ से। कपिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। और आज के आप तो बहुत टाइम के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप कहाँ थे? जरा बताइए और शेयर भी सुझाइए कि कौन सी शेयरों पर बुलिश हैं आप? जी सर, काफी टाइम के बाद में यहाँ पे आना हुआ है। सो एज फार एज शेयर्स आर कंसर्न, तो मेरा भी ध्यान एक ऑटो एंसिलरी में ही बन रहा है, जैसे ही राजेश सर का बना हुआ है। तो ऑटो एंसिलरी में मैं उनो मिंडा पे अभी ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि उनो मिंडा स्टॉक प्राइस में काफी अच्छा मूव आया था, थोड़ा दिन का पॉज आ गया था और आज फिर से हमें ऊपर की ओर का मूवमेंट हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बाई की अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिल सकती है। लेवल वाइज देखते हैं तो 1095 पे हमारा बाय का लेवल रहेगा, स्टॉप लॉस इसका 1070 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट हमें 1150 के देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर काफी अच्छे मूव कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी काफी सारे छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं। तो उनमें से कैपिटल मार्केट्स काफी अच्छा लीड करते हुए देखने मिल रहा है। कैपिटल मार्केट में ऑलरेडी एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स के स्टॉक्स ने काफी अच्छा मूव किया हुआ है, लेकिन अभी एएमसी सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन हमें देखने मिल रहा है। तो एएमसी सेक्टर से एचडीएफसी एएमसी मेरा प्रेफरेंस रहेगा यहाँ पे 5170 के लेवल पे। स्टॉप लॉस इसका 5025 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट इसके 5350 के रहेंगे।
ठीक है, HDFC AMC में तेजी हमें देखने को मिल रही है। 1.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि अब AMC वाला जो स्पेस है ना, इसमें खलबली मचाने के लिए जियो भी ब्लैक रॉक के साथ तैयार है। जो रेगुलेटरी अप्रूवल से धड़ाधड़ जियो फाइनेंस को मिल रही हैं और शेयर में तेजी हम तो उसमें भी देख ही रहे हैं। लेकिन HDFC AMC और यूनो मिंडा ये 2 शेयर हैं जो हैं कपिल जी के रडार पर। तो 2+2 4 तेजी के बढ़िया सौदे आपके लिए मिल गए हैं। आप तब तक अपने ट्रेड वगैरह देखिए, समझिए इनको, एनालाइज कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे और कुछ और बढ़िया शेयर और मार्केट को लेकर चर्चा सुनील सर के साथ आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक। क्लोजिंग कॉल देख रहे हैं आप। बाजार में तेजी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और 1 घंटा बचा है क्लोजिंग के लिए। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हमारे पैनल पर जुड़ गए हैं, तेजस शाह। आइए उनसे उनकी क्लोजिंग ट्रेड्स जानते हैं। गुड आफ्टरनून तेजस, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है? गुड आफ्टरनून मानसी जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली ट्रेडिंग पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंक निफ्टी और NBFC स्पेस जो है वो लीड कर रहा है मार्केट को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरी ट्रेडिंग पिक है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। ये स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है पिछले काफ़ी 6 से 7 दिन से। और स्टॉक ने जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज का रिसेंटली सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑन डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टॉप लॉस लगाना है 779 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 830 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 855 का। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद आज के सत्र में स्ट्रेंथ दिखाई है। 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। प्लस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इस पे एक क्रॉसओवर भी स्पॉट हुआ है। वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक रैली कर रहा है। तो ये स्टॉक में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 289 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 307 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 315 का। से SBI और पावर ग्रिड 2 स्टॉक्स इस वक्त तेजस शाह के रेडार पर। टारगेट स्टॉप लॉसेस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पावर ग्रिड 307 315 तक के लेवल्स तक भी जा सकता है। 289 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सुनील सर, रियल एस्टेट सेक्टर पर आपका एक टेक क्विकली जानना चाहेंगे। एनर्जी, बैंकिंग, मेटल, फार्मा ये सब आज चल रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट ने कल से ही बैक सीट पकड़ी है। हम लगातार एक्सपर्ट से इस पर उनकी राय भी ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो रियल एस्टेट में एंटर करने के लिए गिरावट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रियल एस्टेट की अपसाइकल इंटैक्ट है। आपकी राय रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या है? मैं सहमत हूँ उसके। और इसका एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि RBI की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो फिस्कल 1 लाख करोड़ की सरप्लस से, ये सब आपको रियल एस्टेट सेक्टर को एक सपोर्ट दिलवाते हुए सामने दिख रही है। एक तरफ वो एक टेल विंड है इनके लिए। सेकंड चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छी मानसून के कारण रूरल से आपको शायद अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में एक बूस्ट मिल सकता है। एंड सेम विद दी मिडिल क्लास को जो राहत दिया गया। मगर आप प्राइस को देखें आप तो 6 मंथ्स की जो निफ्टी की रिटर्न, आई थिंक रफली YTD या 6 मंथ्स इज अबाउट 8%, बट रियल एस्टेट हैज अंडर परफॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 5 to 6%। मगर ये लास्ट 1 मंथ की देखें तो रियल एस्टेट हैज आउट परफॉर्म द निफ्टी, यानी द ट्रेंड इज चेंजिंग। क्योंकि दिस 6 मंथ्स में आपने डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का डोमिनेंस रहा है। उन्होंने इस सेक्टर से थोड़ा दूर रहने की सलाह देके अब रिसेंटली वो उन्होंने खरीदारी शुरू की है। तो ये टेलविंड जो है, दैट रेट सेंसिटिव्स की जो एक पॉजिटिव आउटलुक, और अब उभरते खबर आ रही है कि नेक्स्ट पॉलिसी में और एक रेट कट भी आ सकता है RBI का। तो जनरली रियल एस्टेट विद द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। और ये जो एक के शेप्ड रिकवरी चल रही थी इतनी सालों से रियल एस्टेट में, कि बहुत महंगे घर बहुत अच्छी तरह से बिक रहे हैं, मगर बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो 1 BHK 2 BHK या अफोर्डेबल हाउसिंग जो जस्ट आउटसाइड द सिटीज है, उनकी बिक्री उतनी बिकवाली उतनी नहीं थी। तो ये ट्रेंड अगर बदलते हुए दिख रहा है यहाँ पर इस साल, बिकॉज बहुत रूरल साइड अर्बन साइड डिमांड, तो नेचुरली वो एक बुक सपोर्टिंग फैक्टर होगा। और इसीलिए मेरा भी पॉजिटिव आउटलुक है रियल एस्टेट सेक्टर पर इस स्टेज में।
सो आउटलुक पॉजिटिव है। लगातार एक्सपर्ट्स फंडामेंटल और टेक्निकल रियल एस्टेट सेक्टर पर गिरावट में खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। कपिल, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। कोफोर्ज पर कोटक की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, 2100 तक के टारगेट से एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। कोफोर्ज के साथ साथ परसिस्टेंट भी चलता है, लेकिन परसिस्टेंट में आज गिरावट हम देख रहे हैं। मिड कैप आईटी प्लेस की ही अगर बात करें, लार्जर आईटी प्लेयर्स के मुकाबले चर्चा का विषय और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन दिनों मिड कैप आईटी स्टॉक्स में नजर आता है। परसिस्टेंट के लिए क्या राय होगी? कोफोर्ज पर ये टारगेट आपको कितने कन्विक्शन वाले लग रहे हैं? 2100 तक जाता हुआ आपके हिसाब से टेक्निकली ये दोनों चार्ट्स पर कैसे नजर आते हैं? तो सबसे पहले कोफोर्ज को देखते हैं। कोफोर्ज का बेसिकली आज सुबह में हम देखते हैं कि कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस तीनों के तीनों स्टॉक्स 2% से 3% फीसदी के ऊपर में पॉजिटिव में थे, लेकिन कहां पे एक सेलिंग प्रेशर हमें बाद में देखने मिला हुआ है और अभी ये स्टॉक 1% के अराउंड ही चल रहे हैं। तो ऊपर में एक सेलिंग प्रेशर का विक का फॉर्मेशन हो गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे सेलिंग प्रेशर कहां ना कहां पे उसके जो पहले के प्रीवियस स्टॉक थे, लेट्स से कोफोर्ज का आज 1963 के लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, वही सेलिंग जोन हमें जनवरी के मींस जनवरी या फिर दिसंबर 2024 पे वहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइनिंग मोमेंट देखने मिली थी। तो अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव में है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छा मूव भी किया हुआ है, तो एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बाय ऑन डिक्लाइन से बनेगा और अच्छे लेवल उसके लिए कहां ना कहां पे 1800 के लेवल के अराउंड हम देख सकते हैं एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिट करने के लिए। और दूसरा जो स्टॉक था परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का भी बेसिकली जिस हिसाब से बाकी के सारे स्टॉक्स चले हुए हैं वैसा तो मोमेंटम परसिस्टेंट में नहीं देखने मिला हुआ है, तो कंपैरेटिवली वीक है और स्टॉक प्राइस रिएक्शन से ही रिएक्ट करते हुए देखने मिल रहा है। तो हालांकि मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही बनेगा बाय के लिहाज से। और ऑन द डाउन साइड जब ये स्टॉक 5740 के लेवल के इर्द गिर्द हो तभी कुछ इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो दोनों स्टॉक बाय के लेवल पे नहीं है। ठीक है, परसिस्टेंट को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप रेल से यात्रा करते हैं और अगर आप परेशान रहती हैं कि वेट लिस्टेड टिकट आप बुक करते हैं और आखिरी मोमेंट पर टिकट कंफर्म नहीं होता है, फिर दिक्कतें काफ़ी होती हैं। तो सरकार भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर है और सरकार ने ट्रेन के वेटिंग टिकट से जुड़ा एक नियम जारी किया है। पूरी खबर के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं, जो कि रेलवेज को कवर करते हैं हमारी तरफ से। समीर, एक बहुत ही एक दिक्कत वाला एरिया है ये, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी वेटिंग होती है। कई ट्रेनों में तब मतलब स्थिति होती है कि अच्छा वेटिंग थोड़ी कम भी होती है ना, तो कन्फर्मेशन की संभावना बहुत ही कम होती है। तो बताइए सरकार क्या कुछ कवायद कर रही है यात्रियों को राहत देने के लिए? भारतीय रेलवे वेट लिस्टेड टिकट को लेकर के एक नई नीति पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो इस नीति को लेकर के बाकायदा कई कदम आगे बढ़ाए भी जा चुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो हर ट्रेन में वेट लिस्टेड टिकट जारी होता है उसकी कैपिंग को कम करने पर रेलवे काम कर रही है। अभी आप देखें तो एक लंबी लिस्ट तक वेट लिस्टेड टिकट जारी होते हैं, 300 या 400 वेट लिस्टेड टिकट होते हैं, लेकिन इसकी कैपिंग को अब कम करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों की माने तो रेलवे मंत्रालय इसकी कैपिंग को घटा करके सिर्फ 25% तक लाना चाहता है, यानी कि जो कन्फर्म्ड बर्थ की टिकट जारी होते हैं उसका उस टोटल बर्थ का सिर्फ 25% अतिरिक्त ही वेट लिस्टेड टिकट जारी किया जाएगा। और ये जो नीति है ये सभी पर लागू होगी, यानी कि हर क्लास ऑफ ट्रैवल पे, चाहे वो एसी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लास हो या स्लीपर क्लास हो, ये सभी पर एक समान रूप से लागू करने की तैयारी है। तो जितनी कन्फर्म्ड बर्थ है या किसी भी कोच में जितनी टोटल सीटें हैं उसका 25% तक का ही वेट लिस्टेड टिकट जारी होगा। रेलवे को लगता है कि इस एक कदम से कई प्रकार की समस्याओं को खत्म या कम से कम सुलझाया जा सकता है। मसलन अगर अभी आप देखें तो लंबी वेट लिस्टेड टिकट होने के चलते ना सिर्फ ट्रेन के भीतर बल्कि स्टेशन पर भी ओवर क्राउडिंग होती है। जो टिकट चेकिंग स्टाफ है, आरपीएफ है, उनको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हैंडलिंग की समस्या प्रॉब्लम आती है उनको। इसके साथ ही साथ पैसेंजर को भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि उनकी जो वेट लिस्टेड टिकट है वो उसके कन्फर्मेशन के चांसेस क्या रह सकते हैं। तो ऐसे में जब कैपिंग 25% की रेलवे लागू करेगा तो जो यात्री हैं जिनके पास वेट लिस्टेड टिकट है उनको भी अपने टिकट कंफर्म होने के जो चांसेस हैं वो बेहतर तरीके से पता लग पाएंगे। ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकेगा और रेलवे को लगता है कि ये एक विन विन सिचुएशन होगी पैसेंजर के लिए भी और भारतीय रेलवे के लिए भी। तो एक नई नीति पर काम चल रहा है और इस दिशा में बाकायदा कई कदम आगे बढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर बड़ी राहत होगी अगर ये वेटिंग वाली जो मतलब आप बुकिंग तो कर लेते हैं रेलवे में,
अब पता चला कि नहीं आखिरी मोमेंट तक आप वेट करते रहते हैं कि टिकट कंफर्म हो जाए, फिर वो होता नहीं है, तो परेशानी बहुत होती है। तो ये एक वेलकम स्टेप है और आगे फिर सरकार हो सकता है कुछ और सोचें कि कैसे अकोमोडेट किया जाए पैसेंजर्स की भीड़ को। वैसे 1 जुलाई से रेल यात्रियों के लिए थोड़े से सफ़र महंगा होने वाला है, कुछ पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ने जा रहा है, ज़्यादा इम्पैक्ट तो आएगा उसका नहीं, बट ये बढ़ोतरी ज़रूर हो रही है। करीब 4-5 साल के बाद रेलवे ने डिसीजन लिया है ये। IRCTC हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश तो कर रहा है। हमने देखा है पिछले 2-3 महीने में कि 750, 750 की रेंज में आके ये शेयर संभलता है, ऊपर जाता है। IRCTC इस पर राजेश जी आप अपना व्यू देंगे। एक रेंज में ही है, ये रेंज से निकल नहीं रहा है, कब निकलेगा कोई लेवल जिस पर आप नजर रखे हुए हो? तो देखिए, स्टॉक में अगर नियर टर्म चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर हम थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली चार्ट में अभी भी स्टॉक का एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है और ऑलमोस्ट अपनी एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है 795 800 का लेवल इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। अगर 800 के लेवल को ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर इसमें एक मूव 840 860 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो एक रिकवरी के साइन तो यहाँ पे बने हैं, तो अभी जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का बने रह सकते हैं 770 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 770 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह है IRCTC के शेयर में। बाजार एक रेंज का है, 25,600 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी में थोड़ा जोश न कम है और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 0.25% से थोड़ी ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन आज के सत्र में एडवांस डिक्लाइन का जो रेशो है वो अच्छा है और बाजार अगर ऊपर टिक रहा है 70 अंकों की अगर आप तेज़ी देख रहे हैं ना, तो उसका बड़ा क्रेडिट जाएगा रिलायंस के शेयर को, क्योंकि रिलायंस हम देख रहे हैं कि 1500 रुपये के ऊपर निकलकर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा और करीब 9 महीने की हाइस पर है। 30 सितंबर 2024 के बाद हम पहली बार अब देख रहे हैं कि रिलायंस 1500 रुपये के ऊपर गया और वहाँ पर टिक भी रहा है। लगातार 3 सत्र की तेज़ी हो गई, 1515 रुपये का भाव है, कल भी चला शेयर और आज भी चल रहा है। रिलायंस पर तेजस भाई एक व्यू आपका, 1500 का हर्डल तो पार कर लिया, मतलब कोई ऐसा कोई अगर हम कहें साल भर के नज़रिए से तो एक रेंज का ही ये शेयर रहा है। 1500 के ऊपर आपको लगता है कि थोड़ी रफ्तार पकड़ सकता है? अगर हाँ तो आपके टारगेट और स्टॉप लॉस अब क्या होंगे शेयर को लेकर? देखिए, रिलायंस की बात करें तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में और काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है रिसेंटली। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। थोड़ा सा ओवरबॉट है तो एक हल्का सा पुल बैक आ सकता है, बट चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन साइकोलॉजिकल सपोर्ट 1500 का है और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है 1450 का है। तो यहाँ से एक वाइडर डिप आती है तो खरीदारी करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे इसका टारगेट रहेगा 1540 का। 1540 एक अहम स्तर है, अगर वो लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक शार्प अपमूव आ सकता है और स्टॉक 1600 तक भी जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए रिलायंस में खरीदारी की रणनीति रखें। इस बीच गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से जो खबर लगातार हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं उस पर भी नजर रखें। वित्त मंत्री की पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के प्रमुखों के साथ बैठक जारी है और इस बैठक के टेक अवेज जो आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैंक्स के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। FM ने बैंकों को ज़्यादा लोन देने को भी कहा है। बैंक्स लिक्विडिटी के फ्रंट पर अगर आप देखें, इनफैक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल एज अ सेक्टर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहे जाते हैं और इसी के चलते सरकारी बैंक के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा बेहद ज़रूरी हो जाती है और बैंक्स के वित्तीय प्रदर्शन और डिपॉजिट ग्रोथ की समीक्षा और उन पर आगे किस तरह के डेवलपमेंट्स हो, इस पर विशेष बैठक जारी है। बैंक निफ्टी 57,400 के स्तर पर इस वक्त मजबूती पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन FNO की पोजीशनिंग कैसी है? फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स क्या डरा रहा है या कंफर्ट लेवल्स पर है? सारी पोजीशनिंग डिटेल डेटा लेकर पुलकित बंडी हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे अभी ब्रेक के दौरान भी, मार्केट चलता है और अक्सर हम जब ब्रेक के दौरान डिस्कस करते हैं मार्केट चलता है। आज भी उस हिसाब से बैंक निफ्टी एक लाइफ हाई लगा दिया है। अब अगर हम डेटा की बात कर लेते हैं, इंडिया विक्स 12.44 पे है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। निफ्टी में PCR की बात कर लें 1.19 पर है, कंफर्टेबल है, कोई ओवरबॉट नहीं हुआ है, अच्छा मार्केट चल रहा है।
मोस्ट एक्टिव पुट की बात कर लेते हैं। 25,600 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव देखे गए पुट, और वहाँ पे पुट राइटिंग देखी जा रही है, इसका मतलब सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। मोस्ट एक्टिव कॉल की बात कर लेते हैं, 25,600 के ऊपर है और यहाँ कॉल बाइंग देखी जा रही है, मतलब अगेन वन मोर साइन ऑफ बुलिशनेस। मैक्स पेन देख लें, 25,500 के ऊपर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, पीसीआर वही 1.07 है, कंफर्टेबल है, नो नीड टू वरी। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 और पुट का ओपन इंटरेस्ट भी 56,000 के ऊपर है। डेटा में बहुत ज़्यादा आज कुछ होगा नहीं क्योंकि नई एक्सपायरी चालू हुई है, कॉन्ट्रैक्ट्स कम है, धीरे धीरे बिल्डअप होंगे। बट हाँ, मार्केट ने जिस तरह से ब्रेकआउट दिया है, इट शोज़ कि आने वाले वक्त में हमको पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। मोमेंटम मिल सकता है और मोमेंटम तो है मार्केट में। थैंक यू सो मच पुलकित, ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, डेरिवेटिव मार्केट एफएनओ की पोजीशनिंग पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। 25,632 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी टिका हुआ है। 57,400 के पार बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं मजबूती। सेंसेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स में भी, इनफैक्ट छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, अच्छा खासा एक्शन वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पॉकेट्स सेगमेंट्स आप निकाल सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, और उसके बाद अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना ज़रूर सकते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, गैस से जुड़े स्टॉक्स आज जो हैं वो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गुजरात गैस, महानगर गैस, ये सारे स्टॉक्स को अगर आप देखें, मजबूती की चाल यहाँ पर देखने को मिली है। राजेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, अच्छी तेज़ी पर कामकाज करते हुए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स, आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी जी, तो आज अगर हम देखें तो एमजीएल में एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। काफ़ी बड़े समय से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ से एक रेंज में ही फंसा हुआ था। अब जिस तरीके से मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बना एमजीएल में, ये ब्रेकआउट काफ़ी इंकरेजिंग है और हमें लगता है कि अब यहाँ पे ये स्टॉक अगर 1470 के ऊपर सस्टेन रहता है आगे आने वाले दिनों में, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए वो करीब 1580-1600 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम आईजीएल को देखें तो ये भी एक ब्रेकआउट की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहा है। इसमें भी अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज के हायर बैंड पे अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। बट क्लियर ब्रेकआउट एमजीएल में, तो वहाँ तो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा। बट आईजीएल में हमें लग रहा है 218 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा जो कि स्टॉक को 240 की तरफ लेके जा सकता है। तो 218 के लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 218 के लेवल क्लोजली मॉनिटर करें। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में अच्छी खासी तेज़ी का रुझान इस वक्त देखने को मिला है। इन सारे स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए। लेकिन चलिए हम एक ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं एंड ऑल्सो सुनील सुब्रमण्यम सर को भी थैंक्स कहने का समय हो गया है। थैंक यू सो मच सुनील सर, हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। थैंक यू। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें।